नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। अमरावती शहर के गाड़गे नगर थाना अंतर्गत आने वाले बिलाल नगर जमील कॉलोनी में दिन दहाड़े कुछ चोरों ने चोरी के इरादे से एक महिला के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। लगभग 1 बजे आरोपी चोरी करने के इरादे से घर में दाखिल हुए। चोर यह समझकर आए थे कि इस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से ताहिरा बानो अपने घर में किचन में बैठकर सब्जियां काट रही थी। तभी उसे किसी के घर में दाखिल होने की आहट सुनाई दी। महिला ने किचन से बाहर आकर देखा तो घर के बेडरूम में कुछ लोग मिलकर तिजोरी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। महिला ने चिल्लाने की कोशिश की, तभी चोरों ने महिला पर हमला कर दिया। महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद चोरों ने महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। यह सारा प्रकरण लगभग 3 बजे सामने आया, जब घर में घर का काम करने वाली महिला मेड आई तो उसने देखा कि उसकी मालकिन मृत अवस्था में पड़ी हुई है। उसने लोगों को सूचना दी और तभी परिसर के लोगों ने पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दी। गाड़गे नगर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का पंचनामा किया और एक एक चीज को बारीक से जांचने और परखने की कोशिश की। घटनास्थल पर फौरी तौर पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। उसके साथ साथ कुछ ही देर में वहां पर डॉग स्क्वाड दस्ता भी उपस्थित हो गया। काफी छानबीन करने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने घर में काम करने वाली महिला का बयान भी लिया और मृतक महिला के रिश्तेदारों से भी पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। घर की तिजोरी टूटी हुई है। घर वालों का कहना है कि 25 तोला सोना और नकद रकम चोर उड़ा ले गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल यहाँ पर भी उपस्थित हो जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ CCTV कैमरा, जो कि वारदात के थोड़ी देर पहले तक ही चालू था, अचानक वारदात के समय ही CCTV कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। यह संशय का विषय है। पुलिस को इस मामले में और गहराई से छानबीन करनी चाहिए कि आखिर ऐन वारदात के समय ही CCTV कैमरा कैसे बंद हो जाता है। घर से थोड़ी ही दूर पर महिला का सरकारी अनाज वितरण केंद्र भी है, जो कि ताहिरा बानो आदिल अहमद राशन केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। महिला की हत्या के बाद कई सवाल भी उपस्थित हो रहे हैं। क्या आखिर दिन दहाड़े एक चलते फिरते इलाके में कोई भी चोर इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि वह घर में घुसकर किसी की हत्या कर सके? ना तो रात का वक्त था और ना ही मोहल्ले में सन्नाटा था, फिर भी यह वारदात हो जाती है। इससे यह भी पता चलता है कि अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं और पुलिस का खौफ उनके जहन में उस तरह से नहीं है जैसा कि होना चाहिए। और उक्त महिला की हत्या के साथ ही कई सवाल और भी उपस्थित हो गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सामान्य रुग्णालय में भेज दिया है। महिला की हत्या में अत्यंत शकित कर देने वाला पहलू यह भी है कि जिस घर में महिला की हत्या हुई है या जिस घर में अपराधियों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है, उसके बाजू वाले ही घर में बांध काम का कार्य शुरू है। वहां पर लोग कार्य भी कर रहे हैं। इसके बावजूद किसी ने भी घर में चोरों को दाखिल होते हुए नहीं देखा और ना ही निकलते हुए। पुलिस को अपनी जांच में इस पहलू पर भी ध्यान देने की जरूरत है। 17 नवंबर को हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे को समूचे देश भर में आदरांजलि दी गई। अमरावती के ग्रामीण में भी विविध जगहों पर आदरांजलि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी के साथ ही अंजनगांव सुरजी के नेहरू चौक में भी बाला साहेब को भावपूर्ण आदरांजलि दी गई। स्मृति दिन के इस अवसर पर शिवसेना शहर प्रमुख राजू आकोटकर, डॉक्टर गजानन गांधी, ओंकार फिस्के के साथ आदि शिव सैनिकों ने बाला साहेब की प्रतिमा का पूजन कर उन्हें मौन श्रद्धांजलि दी। साथ ही शिवसेना कर्मियों ने बाला साहेब को एक बार फिर से याद किया।
इस मौके पर शिवसेना उपशहर प्रमुख दुर्गेश महाते, युवा सेना तालुका प्रमुख अभिजीत भावे, पूर्व युवा सेना शहर प्रमुख गजानन विजेकर, सुरजी विभाग के प्रमुख शरद फिस्के, संजय चरडे, संदीप पिंगे, सुनील गौर व सुनील घोड़े के साथ असंख्य शिव सैनिक व युवा सैनिक मौजूद थे। वीसीएन न्यूज के लिए अंजनगांव सुरजी से जावेद शाह की रिपोर्ट। अंजनगांव सुरजी यहां कृषि उत्पन्न बाजार समिति की आरक्षित जगहों के लिए किसान संघर्ष समिति का 2 नवंबर से ही साखड़ी अनशन शुरू है। अंजनगांव सुरजी बाजार समिति की पास की आरक्षित जगह अधिग्रहण के लिए बाजार समिति प्रशासन देरी कर रही है, जिस वजह से अब किसान संघर्ष समिति ने साखड़ी अनशन का रास्ता अपनाया है। इस जगह के अधिग्रहण के बारे में उच्च न्यायालय व जिला अधिकारी ने धारा 19 की अधिसूचना जारी कर पैसे भरने के आदेश दिए थे। इसलिए भू संपादन संबंधित कार्रवाई 1 साल के अंदर होना बेहद जरूरी है। यदि यह कार्रवाई नहीं की जाती है तो भू संपादन प्रक्रिया रद्द करने की संभावना है, जिसके चलते किसान संघर्ष समिति ने भू संपादन प्रक्रिया रद्द करने की राह देखने का आरोप अंजनगांव बाजार समिती पर लगाया है। बाबूराव उंबरकर, शेतकरी संघर्ष समितीचे मुख्य, आणि आम्हाला हे आरक्षण उपोषण जे आहे आमचं हे ज्या कॉटन मार्केटला लागून जे 46 शेत आहे हे शेत या कॉटन मार्केटला मिळालं पाहिजे, हे आमची मागणी आहे। आणि ही मागणी होत नाही तोपर्यंत आम्ही हे साखळी उपोषण चालूच ठेवणार आहे। आणि उपोषण 12 तारखेला आम्ही सुरू केलं। रोज 2-2 लोक आमचे उपोषणला बसत आहेत। वीसीएन न्यूज के लिए अंजनगांव सुरजी से जावेद शाह की रिपोर्ट। नेताजी सामाजिक विकास संस्था रुक्मिणी नगर अमरावती व महानगर पालिका अमरावती इनके संयुक्त उद्यमान के तौर पर विदर्भ राज्य स्तरीय महापौर चषक कबड्डी महिला व पुरुष स्पर्धा का आयोजन नेताजी सामाजिक विकास संस्था मंडल के प्रांगण रुक्मिणी नगर में आने वाले 30 नवंबर 2018 से 2 दिसंबर 2018 तक आयोजित किया जाना है। इसी स्पर्धा से जुड़ी जानकारी दिनांक 18 नवंबर 2018 दोपहर 1 बजे पत्र परिषद आयोजित कर दी गई। पत्रकार परिषद में मंडल के अध्यक्ष नितिन देशमुख, उपाध्यक्ष बालासाहेब वानखेड़े, सचिव सतीश काड़े, कोषाध्यक्ष प्रफुल्ल देशमुख उपस्थित थे। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष नितिन देशमुख व उपाध्यक्ष बालासाहेब वानखेड़े इन्होंने आयोजित होने वाली इस स्पर्धा के बारे में जानकारी दी। अध्यक्ष नेताजी सामाजिक विकास संस्था अमरावती रुक्मिणी नगर अमरावती, आम्ही दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा कबड्डीच्या मॅचेस घेतलेल्या आहेत। मागच्या वर्षी आम्ही ऑल इंडिया घेतल्या होत्या, यावर्षी काही कारणाने ऑल इंडिया घेत नाही आहे। विदर्भ महाराष्ट्राचा विषय घेतो आहे आणि ह्या मॅचेस 30 नोव्हेंबर, 1 डिसेंबर, 2 डिसेंबर तारखेला होणार आहेत। तरी सर्व अमरावतीकरांना मी आवाहन करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहून या मॅचेसचा आनंद उपभोगावा। तसंच यामध्ये आम्ही पहिलं बक्षीस 71, महिलांसाठी 51, जेंट्ससाठी दुसरं बक्षीस 51, महिलांसाठी 31,000 ठेवलेलं आहे। त्याचप्रमाणे इतरही बक्षीस भरपूर प्रमाणात आहे। अतिशय मोठं चांगलं व्यवस्थित ग्राउंड रुक्मिणीनगरला लाभलेलं आहे आणि चांगल्या तऱ्हेने मॅचेस व्हाव्या याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। इसी साल जनवरी में अखिल भारतीय महापौर चषक स्पर्धा बड़े ही शानदार पैमाने पर आयोजित की गई थी। उसी तरह आने वाले 30 नवंबर 2018 से 2 दिसंबर 2018 के दरमियान विदर्भ राज्य स्तरीय महापौर चषक कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया जाना है। इसी तरह उद्घाटक के तौर पर गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल उपस्थित रहने वाले हैं। प्रमुख तौर पर संजय नरोणे महापौर अमरावती, यशोमती ठाकुर, मनपा आयुक्त संजय निपाने, विधायक रवि राणा, अनिल बोंडे, विवेक कलोथी सभापति स्थायी समिति महानगर पालिका अमरावती और उनके साथ साथ अनेक मान्यवर उपस्थित रहने वाले हैं। यह सारी जानकारी प्रेस वार्ता में आयोजकों की ओर से दी गई। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए वीसीएन न्यूज।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से। अमरावती शहर के श्रमिक पत्रकार भवन में भातकुली तहसील कार्यालय भातकुली गांव स्थानांतरित करने के लिए कई दिनों से संघर्ष कर रही समिति द्वारा एक पत्र वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्र वार्ता के जरिए पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा गया कि भातकुली यह पूरे महाराष्ट्र की एक ऐसा तालुका है जिसका मुख्यालय और जिसके कार्यालय भातकुली में नहीं है और भातकुली का तहसील कार्यालय भातकुली में न होते हुए अमरावती शहर में है, जबकि अमरावती जिला के दूसरे तालुके मेलघाट, परतवाड़ा, धारणी व त्यूसा इन सभी के तहसील कार्यालय इन्हीं क्षेत्रों में है। फिर सिर्फ भातकुली के साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है? सन 1961 में महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम लागू किया गया। विज्ञप्ति के अनुसार 1 मई 1962 के रोज भातकुली इस गांव में जमीन भूमि विकास कार्यालय का उद्घाटन किराए की इमारत में किया गया। यह कार्यालय भातकुली तहसील में शुरू किया गया और सन 1962 से 1965 तक यह कार्यालय भातकुली गांव में ही कार्य करता रहा। लेकिन इसके बाद के वक्त में कुछ राजकीय नेता, खासदार व आमदार और तत्कालीन कर्मचारियों ने भातकुली गांव में जरूरी सुविधाओं का अभाव होने का कारण बताकर राजकीय दबाव व राजनीतिक तंत्र के जरिए यह कार्यालय रातों रात अमरावती में हस्तांतरित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक भातकुली पंचायत समिति का कार्यालय अमरावती शहर के रैलीस प्लॉट में कीर्ति लॉज की इमारत में ही चला आ रहा है। इसके बाद काफी लंबे समय से भातकुली के मूल रहवासी भातकुली में ही तहसील कार्यालय व पंचायत समिति कार्यालय बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राजनेता अपनी अपनी रोटियां सेकने पर लगे हुए हैं। 2017 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने भातकुली तहसील कार्यालय भातकुलीत हस्तांतरित करा असा आदेश काढला। तो आदेश आल्यानंतर कुठल्याही प्रकारचा अमरावती जिल्ह्यामध्ये कल्ला नव्हता, परंतु आमदार राणा यांनी त्या दिवशी पत्रकार परिषद घेतली आणि जे 50 वर्षात झालं नाही ते मी केलं हा हाव त्यांनी दाखवला। आणि ही बाब तिवसा मतदारसंघातील राजकीय मंडळींना माहीत झाल्यानंतर त्या लोकांनी दिल्ली मुंबई दरबारी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आणि त्यांनी सांगितलं की आमचा प्रचंड याला विरोध आहे आणि रवी राणा तिथे कमकुवत पडले। रवी राणा यांनी शासनाचे आदेश निघाल्यानंतर देखील कोर्टामध्ये कॅवेट फाईल केलं नाही आणि ही रवी राणांची खूप मोठी चूक होती। रवी राणांना खरोखर या तहसीलचा कळवळा होता तर त्यांनी आदेश आल्याबरोबरच उच्च न्यायालयामध्ये कॅवेट फाईल करणं गरजेचं होतं, परंतु रवी राणा आणि कायदा याचा दुरान्वय संबंध येत नाही। रवी राणांना कुठलंही कायदेशीर कार्य योग्यरित्या जमत नाही, ते फक्त श्रेय लाटण्याचे धोरण करतात आणि दुसऱ्याच्या कामाचे श्रेय स्वतः लाटतात। या त्यांच्या श्रेय लाटण्याच्या नादात आज हे तहसील कार्यालयाचं प्रकरण हायकोर्टात पोहोचलेलं आहे आणि हायकोर्टात प्रकरण पोहोचून 1.5 वर्ष झालेलं आहे। अद्यापपर्यंत रवी राणांनी त्या प्रकरणामध्ये कुठल्याही प्रकारचा काहीही वकील लावला नाही किंवा त्याच्यावर कुठलीही कारवाई केली नाही। यावरून रवी राणांना भातकुलीमध्ये तहसील नको आहे। त्याचं कारण असं की 2019च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये नवनीत राणा या निवडणूक लढणाऱ्या लोकसभेचे सर्वोच्च आहे आणि त्यांना तिवसा मतदारसंघातले भातकुली तालुक्यातील मतं मिळावे यासाठी रवी राणांना तहसील कार्यालयाचं काही एक देणं घेणं नाही। या प्रकरणामध्ये आता भातकुली परिसरातील भूमिपुत्र हे 50 लोक आजूबाजूच्या गावातील यांनी हायकोर्टामध्ये इंटरव्हेन्शन अर्ज दाखल केलेला असून आता ही लढाई भूमिपुत्रांनी हाती घेतलेली आहे। या सगळ्या बाबी जनतेसमोर आणण्याकरता आज आम्ही पत्रपरिषद घेतो। बडनेरा क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने भी 2009 से लेकर अब तक भातकुली वासियों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। यह आरोप
भातकुली तहसील कार्यालय भातकुली गांव में स्थानांतरित करने के लिए संघर्ष कर रही समिति द्वारा लगाए गए और यह भी कहा गया कि आमदार रवि राणा पिछले 9 वर्षों से जिस तरीके से आंख मूंदे हुए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसी वजह से भातकुली के लोग अपने मूल हक से वंचित हैं। आमदार रवि राणा ने 2009 में यह वादा किया था कि जिस वक्त मैं विधायक के तौर पर शपथ लूंगा उसी वक्त भातकुली तहसील कार्यालय का उद्घाटन भी करूंगा, लेकिन पूरे 10 साल बीत जाने पर भी आमदार रवि राणा ने अपना यह वादा पूरा नहीं किया। इसी वजह से भातकुली की जनता रवि राणा के द्वारा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। विगत 5 दिनों पूर्व अंजनगांव बारी निवासी कुछ काश्तकार जिलाधीश कार्यालय पर शिवसेना युवा नेता प्रशांत जाधव के साथ आ धमके थे, जिसे लेकर विद्युत पारेषण कंपनी में काफी हलचल मच चुकी थी। साथ ही साथ इन काश्तकारों ने पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को भी एक ज्ञापन देकर पुलिस संरक्षण नहीं देने की मांग की थी। बावजूद इसके विद्युत पारेषण कंपनी द्वारा फिर से टावर डालने का कार्य शुरू किए जाने की खबर मिलते ही युवा नेता प्रशांत जाधव अंजनगांव बारी जा पहुंचे। उनके साथ में स्थानीय काश्तकार भी वहां मौजूद थे। जैसे ही प्रशांत जाधव वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा पुलिस बंदोबस्त में वहां पर टावर डालने का कार्य शुरू कर रहे थे। आग बबूला हुए प्रशांत जाधव एवं काश्तकारों ने पुलिस समेत विद्युत पारेषण कंपनी के कर्मचारी एवं अधिकारियों को खदेड़ दिया और यह कार्य बंद किया गया। मीटिंग नंतर मीटिंग होईल, तुमचा नंबर देऊन द्या यांना, तुम्हाला फोन करतो आम्ही। तयारी केली पोलिसांच्या ताकदनं करून घेशील तू, नाही आम्ही विकासाला आमचा विरोध नाही, पण कास्तकाराचं नुकसान झालं तर आम्ही सहन करून घेणार नाही। हा चला निघा पटकन। आमच्यावर होत असलेला अन्याय आहे, दळदळीत अन्याय आहे। डबल वारा दिले नाही असं काही झाल्यावर याला की साहेब तुम्हाला नेहमी टावर लावायला यावं लागणार, गावातूनच यावं लागणार। त्या दिवशी घडलो नाही। अगोदरल्या दिवशी सांगून या ना पोलीस 0309494 मी अगोदर सांगत नाही, काही नाही, येऊन राहिलो बघा काय करायचं। तू काय नाव आहे? जांबू। आमचे कसे केले जबरदस्ती ना, यायचे कसे केले जबरदस्ती। काम करणार काय? नाही जबरदस्ती केली। वारंवार शेतात देणार, मोबदला लिहून देत नाही, एवढा भेटणार तोपर्यंत 2 टावर उभे केले गेले। टावर झाले 15 दिवसांनी पैसा नाही आला अजून आमचा। 2 टावर उभे केले, विकास केले, वांग्यात केले का? 2 टावर केले ना? चाराने दिले का कास्तकाराला? 15 दिवसून राहिले पाटील साहेबांची जबरदस्ती आता करणं जबरदस्ती आता बंद कोंडे करणं आता त्या दिवशी केले। जिसके चलते काश्तकारों ने मांग की है कि अगर पुलिस संरक्षण में विद्युत पारेषण कंपनी यह कार्य शुरू करती है तो उग्र आंदोलन का स्वरूप किया जाएगा। कुछ दिन पहले थोक मंडी में 800 से 900 रुपए प्रति मन पर पहुंचा प्याज अब फिर से रिवर्स होकर 600 से 700 रुपयों के प्रति मन पर पहुंच चुका है। इस हिसाब से अब प्याज थोक में 15 से 17 रुपए किलो बेचा जा रहा है, तो चिल्लर में 24 से 28 रुपए किलो बेचा जा रहा है। इन दिनों आलू और लहसुन के दाम भी स्थिर है, तो अन्य सब्जियों का बजट भी स्थिर होने की वजह से सभी रसोई घरों में सब्जियों की महक फैल चुकी है। शहर में सोलापुर से अदरक की आवक हो रही है। यह अदरक 100 से 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। सब्जी बाजार में 2 माह से आलू 18 से 20 रुपए प्रति किलो के दाम में बिक रहा है। लहसुन 30 से 40 रुपयों के इर्द गिर्द में है। प्याज के दामों में भी दीपावली के बाद कुछ समय के लिए वृद्धि जरूर हुई थी, किंतु प्याज फिर रिवर्स लेते हुए अपने पुराने दामों पर आ चुका है। तुलनात्मक दामों के विषय में बात करें तो सब्जियों के दाम गत सप्ताह से एक समान है, जिस वजह से सभी को राहत मिली है। 17 नवंबर को शाम 5 बजे अचलपुर के उपविभागीय अधिकारी को एमआईएम के अध्यक्ष मोहम्मद शफीक कुरैशी के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि सल्लू उर्फ सलमान की दर्दनाक हत्या की गई है, फिर भी पुलिस ने उनके आरोपियों के खिलाफ में किसी भी तरह की सख्ती नहीं बरती, जिस वजह से उन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग एमआईएम के अध्यक्ष मोहम्मद शफीक कुरैशी ने की है। इस मौके पर एमआईएम ने कहा कि यह घटना अत्यंत निंदनीय है। व्यापारियों पर हो रहे
हमलों की बात को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन इस बात के आड़ में सलमान हत्याकांड के आरोपियों को बचाने की पूरी तरह से पुलिस कोशिश कर रही है, जिस वजह से उन आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग एमआईएम ने की है। और इसी के साथ ही व्यापारियों पर हो रहे हमले की घटना का एमआईएम ने जाहिर निषेध दर्शाया। VCN न्यूज के लिए अचलपुर से जावेद शाह की रिपोर्ट। अमरावती जिला में तहलीक समिति के बैनर तले हर साल बड़े पैमाने पर पिछले 10 सालों से वर वधू परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसी तरह इस साल भी आने वाले 16 दिसंबर रविवार 2018 को अमरावती शहर के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन अमरावती में यह वर वधू सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें उपविवाहित जोड़ों का परिचय करवाया जाएगा और इसमें बड़े पैमाने पर समाज के नौयुवा उपस्थित रहेंगे। वर वधूवर परिचय मेळावा 16 डिसेंबर 2018ला आयोजित केलेला आहे। हा मेळावा सांस्कृतिक भवन इथे आहे। या मेळाव्यासाठी आतुरतेने वाट पाहत असलेला पूर्ण महाराष्ट्रातील तच नव्हे तर उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश याच्यातूनही वर वधू परिचय मेळाव्यांचे परिचयपत्र घेत असतात आणि म्हणून या मेळाव्याचं विशेष आकर्षण समाज बांधवांना असते। या वधूवर परिचय मेळाव्याला जवळजवळ 5 ते 7 हजार लोक उपस्थित असतात। या मेळाव्यामध्ये एक व्यावसायिक प्रदर्शनीही दुकानाची लावण्यात येत असते आणि या संपूर्ण मेळाव्यात 800 ते 900 वधूवर परिचय मेळाव्याचे निमित्ताने सर्व समाज बांधवातील उपस्थित असतात आणि 800 लोकांचा परिचय या ठिकाणी दरवर्षी होत असतो। यावर्षी अमरावती जिल्हा तहलीक समितीच्या वतीने मेळाव्यात विविध विवाह लावून देण्याचा अभिनव उपक्रम समितीने हातात घेतलेला आहे। ज्या मुलामुलींचे लग्न त्या मेळाव्यात होतील किंवा जुळतील त्या लोकांना समाजाच्या दानशूरातर्फे व समितीच्या वतीने आर्थिक मदतसुद्धा यावर्षी करण्यात आलेलं आहे। या मेळाव्यात नोंदणी करण्यासाठी 25 नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख आहे, म्हणून सर्व समाज बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी 25 नोव्हेंबरपर्यंत आपली नोंदणी समितीच्या कार्यालयात करावी। ही विनंती मी प्राध्यापक संजय आसोले, अमरावती जिल्हा तहलीक समिती अध्यक्ष या नात्याने आपल्याला करतो। विदर्भ तेली समाज की मुख्य भूमि के तौर पर जाना जाता है, इसीलिए अमरावती शहर में हर साल समाज प्रिय सम्मेलन सिर्फ विदर्भ स्तर पर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों के समाज बांधु यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हजारों समाज बांधु इस कार्यक्रम को अपना खुद का ही कार्यक्रम समझकर इसे बड़ा प्रतिसाद भी देते हैं। जिन नौयुवा लोगों को इस वर वधू परिचय सम्मेलन में हिस्सा लेना है, उन्हें दिनांक 25 नवंबर 2018 को समिति कार्यालय पहुंचकर वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह जानकारी अमरावती शहर के मराठी पत्रकार संघ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक संजय आसोले इन्होंने दी। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।